जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद 34 प्रॉपर्टीज को गैर रियासतियों के खरीदने का हुकूमत ने दिए मालूमात। लोकसभा में दाखिला वजारत ने एदाद शुमार किए पेश। जम्मू के 3 और कश्मीर के गांदरबल जिला में भी गैर रियासतियों ने खरीदी प्रॉपर्टी। मिलिटेंटों को शेल्टर देने पर प्रॉपर्टी जब्त करने के सरकार के फैसले पर बोले तारिक आमी। कहा कानून बदलने और ऑर्डर जारी करने से मिलिटेंसी नहीं होगी खत्म। हकीम और जफर मनास ने भी सरकारी ऑर्डर में नजरसानी का किया मुतालबा। कहा जिसके हाथ में बंदूक हो निहत्था इंसान उसका मुकाबला कैसे करे। और जम्मू व कश्मीर पुलिस के 150 साल की खिदमत अंजाम देने के मौके पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए दी बड़ी कुर्बानी। एसपीओ अशफाक के कातिलों को सजा देने का जताया अज़्म। एसपीओ के भाई को भी पुलिस सिपाही की नौकरी का किया ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं जो जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आप तक पहुंचाएंगे, तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मालूमात देने की जिसका जिक्र अब लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में दाखिला वजारत ने दिया है। क्योंकि 370 हटाए जाने के बाद जहां पहले ही ये कहा जाता था कि क्या अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीनें हैं क्या ऐसे कोई गैर रियासती यानी जम्मू कश्मीर से बाहर कोई खरीद सकता है, उस पर जो है अब पेशरफ्त हो रही है। पेशरफ्त इस हवाले से हो रही है कि दरअसल लोकसभा के अंदर एक सवाल किया गया कि 370 हटाए जाने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीनें हैं किसी भी गैर रियासती ने या जम्मू कश्मीर से बाहर किसी शख्स ने क्या उसे खरीदा है। पिछले साल भी यह सवाल आया था और तब यही कहा गया था कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है। लेकिन एक साल की मुद्दत के दौरान जो इन प्रॉपर्टीज को खरीदने की तादाद पहुंची है वो 34 तक पहुंच गई है। और इसका आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है या इंफॉर्मेशन मालूमात है वो दाखिला वजारत की जानिब से दी गई है। और जो वजीर ममलिकत बराए दाखिला उनकी जानिब से इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 34 अशखास ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये 370 हटाए जाने के बाद खरीदी गई हैं। और जब उन्होंने इस मामले के हवाले से मुकम्मल तफसील दी तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज जो खरीदी गई हैं ये जम्मू, रियासी और उधमपुर के अंदर खरीदी गई। लेकिन जब कश्मीर का जिक्र आते हैं तो कश्मीर में भी ये गांदरबल जिला इसके दायरे में आ गया है जहां पर बताया जा रहा है कि ये जमीनें खरीदी गई हैं। हमने जम्मू के हवाले से इससे पहले भी खबरें सुनी हैं और जम्मू के हवाले से हमने इस निस्बत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश की है कि किन लोगों ने यह खरीदी थी ये जमीनें और कहां से जम्मू के अंदर ये खरीदी गई हैं। लेकिन उस हवाले से मुकम्मल मालूमात हमारे पास नहीं पहुंचे। लेकिन गांदरबल के हवाले से हमारे पास मालूमात आ रही हैं कि यहां पर भी ये जमीनें खरीदी गई हैं। लेकिन गांदरबल के अंदर कहां ये जमीनें खरीदी गई हैं और ये जमीनें किसने खरीदी हैं, ये जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ है गांदरबल से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी। सलीम, आपका खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि गांदरबल भी उस जुमरे में आ गया है जहां पर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी शख्स ने या अशखास ने जमीनें खरीदी हैं। ये जमीनें कहां पे खरीदी गई हैं, क्या इस हवाले से मालूमात आप पहुंची है कि ये किसने भी खरीदी हैं? देखिए हिलाल, आज सुबह से ही जो खबरें गर्दिश कर दी है, जब एमएचए ने पार्लियामेंट में ये खबर दी कि 34 प्रॉपर्टीज कश्मीर में बेच दी गई है, खरीदी गई है, इसी हवाले से हमने गांदरबल जिले में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो सूत्रों के मुताबिक पहले जो जम्मू एंड कश्मीर लेह एक स्टेट था, लेकिन अब यूटी लेह और यूटी जम्मू एंड कश्मीर
2 यूटीज बन गए हैं। इसी हवाले से जो एमएचए ने 1 महीने पहले रिपोर्ट मांगा था डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से कि किस किस जगह से जमीनें खरीदी गई है, और सूत्रों के मुताबिक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन थी कि गांधरबल ने रिपोर्ट नील दिया था, लेकिन सब डिवीजन कंगन जो गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन है एक सब डिवीजन कंगन, यहाँ पे करगिल और द्रास से जो लोग हैं उन्होंने 13 सेल डीड यहाँ पे की है और 13 प्रॉपर्टीज खरीदी गई है जी। और यहाँ पे इस जिमन में बाज़ाब्ता तौर पर सेल डीड हुई है 2020 और 2021 तक 13 सेल डीड्स हुए हैं। आफ्टर 5 अगस्त एबोगेशन जो हुई 2019 के बाद आज तक 13 सेल डीड हुई है कंगन सब डिवीजन के एसडीएम ऑफिस में, जिसमें लेह के है 4, करगिल के है 9 और द्रास के है 4, टोटल 13 सेल डीड्स हुई है। और इस जमीन में जो बाहर के लोग यहाँ पे है, चाहे वो यूपी के हैं या बिहार के हैं, उन लोगों ने जिसको काफी टाइम से यहाँ रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे शादियां भी की है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन वो जो बहुत सारे मकान है या बहुत सारे लैंड्स है इस गांधरबल जिले में, उन्होंने वो जहाँ पे शादी की है उस लड़की के नाम से रखी है, उनको रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी उनके जो मिसेज है उनके नाम से रखी गई है। लेकिन खबरें सुबह से गर्दिश करते थे कि यहाँ से बाहर के, लेकिन ये बाहर के लोग ही है, क्योंकि अब यूटी 2 बन गई है J&K स्टेट को, यूटी लेह और यूटी कश्मीर। 13 सेल डीड अभी कंगन के सब डिवीजन में हुई है पिछले 1.5 साल से 2020 और 2021 तक 13 सेल डीड कंगन में हुई है। और यानी पिछले साल के दौरान ये 13 सेल डीड्स हुई हैं। हालांकि जब हम साल 2019 5 अगस्त तक देखते हैं तब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी और उससे पहले भी ये जमीनें आपस में खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। लेकिन जब से एब्रोगेशन हुआ है तब से यूटी भी अलग हो गया है जम्मू कश्मीर से, जो लद्दाख कारगिल है वो अलग हो गया था जम्मू कश्मीर से, और उससे अब अलग तस्वर किया जाता है और अलग है भी कानून के एतबार से भी, आइन के एतबार से। तो ये 13 प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये लद्दाख सुबह से या लद्दाख यूटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने खरीदी है। बिल्कुल, जो करगिल के लोग हैं और द्रास के लोग हैं, जो यूटी स्टार्ट होता है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो जोजिला का जो बाउंड्री पॉइंट है 0 पॉइंट, वहां से यूटी ले स्टार्ट होता है। और द्रास के उसमें 4 सेल डीड है और 9 सेल डीड जो है करगिल के हैं, टोटल 13 सेल डीड है। और यहाँ पे एक खबर जो गर्दिश करती थी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन में हुई है कि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, उसको जो जमीन है उसने किसी को लीज पे दिया है। कितना सही है कितना गलत है उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 13 सेल डीड की मुसद्दिक इसकी तस्दीक भी हुई है कंगन सब डिवीजन के ऑफिस में। 13 सेल डीड हुई है आज तक पूरे। चलिए सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सलीम वानी जो हमें मालूमात फराहम कर रहे थे गांधरबल कंगन से, और उनका मानना है कि जिस प्रॉपर्टीज को बेचने का या खरीदने का मालूमात लोकसभा के अंदर दी गई हैं और उसमें कहा गया है कि गांधरबल के अंदर भी ये जमीनें खरीदी गई हैं, ताम उन्होंने कहा कि 13 अफराद ने ये सेल डीड्स की हैं, यानी 13 लोगों ने या 13 लोगों ने ये जमीनें बेची हैं, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि ये जो जमीन है ये जम्मू कश्मीर जो रियासत थी इससे पहले और अब अलग अलग यूटीज में आ गई हैं, यानी जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, और लद्दाख यूटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने ये जमीनें खरीदी हैं। और इस हवाले से सलीम हमें जो है मुफस्सल मालूमात दे रहे थे। चलो नाज़रीन, हम जो प्रॉपर्टीज है या इमलाक है उसको बेचने खरीदने की बात कर रहे थे जो लोकसभा के अंदर डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन आपको याद ही होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऑर्डर भी जारी किया गया है कि जो कोई शख्स किसी भी मिलिटेंट को शेल्टर देगा उसकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, और जब उसे सीज किया जाएगा तो फिर उस पर इख्तियारात सरकार के रहते हैं। लेकिन इस पर अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अंदाज से इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, हर किसी ने इस पर अपना नुक्ते नजर रखा है और इस पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी अब सामने आ गए हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मिलिटेंसी पर अगर कवानीन और आर्डर जारी करने से काबू किया जा सकता तो यहां मिलिटेंसी कब की खत्म हुई होनी चाहिए थी। बड़ा सवाल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के बड़े कवानीन लाए गए लेकिन उससे मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई।
तारिगामी ने यह भी कहा कि कश्मीर में ऐसे ऑर्डर्स और कवानीन जारी करके अवाम और नौजवानों में नाराजगी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर PSA, UAPA, NIA, CBI, ED के अलावा न जाने कितने इदारे हैं जो मिलिटेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर रोज यानी आए रोज वारदातें हो रही हैं, तारिगामी का मानना है। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदातों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अमन का कयाम धौंस धमकियों से मुमकिन नहीं है, बल्कि आवाम और नौजवान को मुल्क की मफाद के लिए एतमाद में लेने की सख्त जरूरत है। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि PAGD के तर्जुमान भी हैं और CPIM के रियासती सेक्रेटरी भी हैं, उनकी जानिब से ये बयान आया है। तारिगामी ने क्या कुछ मजीद कहा, आइए देखते हैं। आप बहरहाल सिर्फ कानून पर कानून बनाएंगे, मेरे ख्याल में आज तक जितने भी कानून हैं वो कानून हद से आगे बढ़ गए हैं। PSA भी यहाँ है, UAPA भी वहाँ यहाँ है और NIA भी तो बिल्कुल बैठता नहीं है, ED भी यहाँ है, CBI भी यहाँ है। फिर भी वारदातें, अफसोसनाक वारदातें होती है जो नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों में ये जो अमन कायम रहे, लोग अमन के रास्ते पर चले, नौजवान अमन के रास्ते पर चले, वो उनको चलना चाहिए अमन के रास्ते पर, अपना हक भी ढूंढना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी नाराजगी को बढ़ाना नहीं। उन्हें दोस्त धमकियों से आप संभाल नहीं सकते। प्यार से और उन्हें मौका दे दीजिए जिंदा रहने का, इज्जत से। मेरे ख्याल में वो रास्ता होगा। इधर PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि जिन हालात से जम्मू कश्मीर के लोग, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, उनका कहना है कि इन हालात में कश्मीरी हैं जिनका ये कमाल है कि वो इन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हकीम मोहम्मद यासीन श्रीनगर में आज पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे थे और पार्टी वर्करों के इस इजलास में खिताब करने के बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में बंदूक हो उसका मुकाबला एक निहत्था इंसान नहीं कर सकता है। यानी कोई भी बंदूक बरदार जब किसी के घर में दाखिल होता है तो फिर उसका मुकाबला उस बंदूक बरदार का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि यहाँ कोई किसी बंदूक वाले को दावत नहीं देता है कि वो उसके घर में रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार को ये सिचुएशंस देखने चाहिए और केस टू केस फिर इस पर कोई हुक्म जारी करना चाहिए। हकीम मोहम्मद यासीन क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरकार को ही चाहे कि लोग कहाँ किसने किसको दावत आज तक दी, जरा वो किसी को साबित करे, किसी को दिखाए कि किसी ने किसी बंदूक वाले को घर में बना दी। हाँ, कोई घुस जाए, चाहे वो कोई भी फोर्स वाला हो, किसी के घर में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो उनके हाथ में क्या है कि जिससे वो मुकाबला करेगी। जो उनके हाथ में होता है वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ चलने की कोशिश करते हैं, आइन के दायरे में रहना चाहते हैं। मगर इस किस्म का आज तक कोई ये बात नहीं सामने आई है कि जहां लोगों ने किसी बंदूक वाले को मदऊ किया होगा, दावत दी होगी और अपने घर में उसको पनाह दी होगी। इधर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनास की जानिब से भी इसी हवाले से स्टेटमेंट आया है और जफर इकबाल मनास का कहना है कि सरकार को अपने फैसले में नजरसानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मिलिटेंट किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाएगा तो उस माल के मकान के इमलाक को सीज करने की सजा क्यों दिया जाए। एक सवाल उनकी जानिब से किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में तकरीबन 90% हैं जहां पर उनके बकौल जो मिलिटेंट्स है वो जबरदस्ती मकान के अंदर घुस जाते हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई केस टू केस देखना बहुत जरूरी है, ये जफर मनहास का मानना है। कर रहा है, मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहा है, बंदूक का साथ दे रहा है, तो उनकी उस तरह से मदद कर रहा है, तो वो एक अलग केस है। उसमें कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना है और करना भी चाहिए। लेकिन अभी मेरे ही घर में कोई आकर घुस जाता है तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। फिर बाद में मुझे कहा जाए कि भाई अब आपके घर से मिलिटेंट निकला
या पकड़ा गया, एक तो वहाँ गोली चलेगी, एक तो वहाँ मेरा नुकसान होगा, उसके बाद जो बचा खुचा है वो आप उसको भी हथियार लेंगे, तो ये तो फिर सरासर ना है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सर्विसेज फराहम करते हुए 150 साल मुकम्मल किए हैं, और 150 साल सर्विस फराहम करने के या खिदमत अंजाम देने के मुकम्मल करने पर आज एक तकरीब जो है मुनक़द हुई। दरअसल इस तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। तकरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह भी यहां पर मौजूद थे, और तकरीब में मारूफ गुलकार शान ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सुनने वालों को महसूस किया। छूना है आसमां प्रोग्राम के तहत उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा कुर्बानी देकर अवाम के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हाल ही में अशफाक अहमद नामी एसपीओ ने कुर्बानी दी है। मुझे लगता है कि उसकी मौत का बदला लेने की बहुत जरूरत है। एसपीओ के साथ साथ उसके भाई की भी मौत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन को, यानी जो दोनों भाई मारे गए हैं उनके वालिदैन को 10 लाख रुपए, जबकि एक और भाई जो कि एसपीओ ही है, यानी पुलिस में ही काम कर रहा है, उससे पुलिस में सिपाही की हैसियत देने का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को आज पुलिस को खास तौर से और हमारे सुरक्षा बलों को सौगंध लेनी ही चाहिए कि इसका बदला जितना जल्दी हो हिसाब पूरा कर लिया जाना चाहिए। उस परिवार का पालन पोषण, जैसा हमारे डीजीपी साहब ने कहा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक भरोसा उन लोगों को जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक भरोसा उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को बराबर ऊंचा रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। और मैं आज इस सभागार में उनके माता पिता को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और उनके भाई, मैं नाम मेरे पास चिट्ठी है, एक भाई जो अभी एसपीओ है, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस में सिपाही की नौकरी का ऐलान करता हूं और ये आदेश 2 दिन में जारी कर दिया। मुझे लगता है कि इस पवित्र और मुकद्दस मिट्टी से आतंकवाद को समूल नष्ट किए बिना हमारे सभी साथी न थकेंगे न काम में कोताही करेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और आर्मी के बहादुर जवानों और उन सभी शहीदों को सत सत नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से 2 दिन की कॉल दी गई है, यानी कल और परसों के लिए उन्होंने कॉल दी हुई है, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चक्का जाम करने का भी उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि ऐसे लोगों की आज भी जम्मू के अंदर एहतजाज थी। और जम्मू के अंदर एहतजाज करते हुए ट्रांसपोर्टरों का मानना है, यानी जो जम्मू के अंदर ट्रांसपोर्टर्स हैं और कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मांगे यकसा है। उनका कहना है कि जो गाड़ियों की मियाद है वो 25 साल होनी चाहिए थी, और इससे पहले भी उसे 25 साल किया गया था, लेकिन अब एक ऑर्डर के जरिए उन्हें कहा गया है कि इसके 5 साल कम किए गए हैं। नंबर 1, पैसेंजर टैक्स, टोकन टैक्स, ऑटो परमिट के हवाले से भी उनके मुतालिबात हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का हुक्म दिया है, उससे भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, और जो इसके साथ मुंसलिक लोग हैं वो कसम पुरसी के शिकार है। वो उनका जो काम है वो काफी मकदूश हो गया है, वो काफी मुतासिर हो गया है। ताब जो जम्मू के अंदर आज प्रोटेस्ट हुए हैं इन लोगों की जानिब से, ट्रांसपोर्टर की जानिब से, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार पर यह इल्जाम लगाया है कि सरकार जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको खत्म कर देना चाहती है, और साथ ही साथ
وہ ختم کرنے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے 10 دنوں سے بار بار سرکار کو چتایا ہے کہ ہمیں آپ ہلکے میں مت لیجئے، کیونکہ مر چکے ہیں ہمارا ٹرانسپورٹر۔ انہوں نے نئی پالیسیاں انہوں نے نکالی ہے۔ دیکھیے، اب 25 سال کا مسئلہ، کروڑوں کی تعداد میں وہ جو لوگ ہیں کیا کریں گے وہ۔ اور آپ دیکھیے، پینک بٹن، پیسنجر ٹیکس بھرنا، ٹوکن ٹیکس کہاں سے لائے گا ٹرانسپورٹر؟ تو آج جو ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے، کل چکا جام رہے گا لکھن پور سے لے کے پورا کشمیر، اور یہ پہلی بار ہوگا۔ میں آپ کے مادھیم سے سرکار کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نیند سے جاگیے، ہمارے ساتھ بات کریے، ابھی دن ہے آج کا، تو نہیں تو جو کل کا۔ چلیے، ٹرانسپورٹروں کا یہ پیغام سرکار کے نام کہ آپ نیند سے جاگیے، ورنہ وہ اپنے احتجاج کو توسیع دے سکتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹروں کا کہنا تھا۔ لیکن آج سینٹر آف ٹریڈ یونین کے بینر تلے سری نگر کی پریس کالونی کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس احتجاجی مظاہرے کی جو لیڈ تھی یا اس کی جو قیادت تھے وہ CPIM کے محمد یوسف تارگامی کر رہے تھے، اور اس موقع پر مختلف یعنی آنگن واڑی، CPW، آشا ورکرز، MDM ورکرز جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی۔ اور اس دوران محمد یوسف تارگامی ہو یا ایسے ورکرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ پونڈیچری کی طرز پر اور ملک کی دیگر ریاستوں کی طرز پر جموں کشمیر کے اندر بھی ان ورکروں کو جو تنخواہیں ہیں یا مراد ہیں وہ فراہم ہونی چاہیے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حق میں منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام ہے، ویجز بہت کم ہے۔ اگر پانڈیچیری کی طرز پر ہماری JNK کے سرکار کیوں نہیں ایک آنگن واڑی ورکر کو منیمم ویج دے رہی ہے؟ اگر کام بالکل سیم ہے، آشا ورکر باہر کے اسٹیٹوں میں 10,000 روپے لیتی ہے، یہاں جموں کشمیر کی آنگن آشا ورکر کی 1,000 روپے لیتی ہے۔ اس کے خلاف، ان سب باتوں کے خلاف ہمارا یہ احتجاج یہاں درج ہے۔ بات کرتے ہیں جموں کشمیر بینک خدمت سینٹرز ایسوسیشن کی۔ انہوں نے بھی آج سری نگر کے اندر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، اور ان کی بھی 2-3 مانگیں تھیں۔ خاص طور پر ان کی یہ مانگیں تھی کہ مستقل بنیادوں پر خدمت سینٹروں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، خدمت سینٹر والوں کے لیے جاب پالیسی فریم کی جائے، پڑھے لکھے نوجوانوں کا مستقبل بچایا جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 11 سال سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور تقریباً 1200 ایسے خدمت سینٹرز چلانے والوں کی باضابط کیری کے لیے کوئی بھی سرکار متحرک نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں ایک آرڈر نکلا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا SRO 202 اور خدمت سینٹرز کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے، لیکن ابھی تک جو SRO 202 ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ انہوں نے کیا ہے، لیکن جو خدمت سینٹرز ہیں ان کو ابھی انہوں نے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا۔ ہم ماننی گورنر صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں اور JK بینک کے چیئرمین صاحب سے کہ ہماری جو یہ دیدہ نا مانگ ہے، ہمارے جو 1200۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔